फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से हल। डिफरेंट ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था और इंग्लिश का पेपर था, आज हम बात कर रहे हैं उनमें आए हुए एक्टिव और पैसिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, ये डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ सेंटेंस एक्टिव में पैसिव बनाने के लिए कहा गया है और कुछ पैसिव में उनको एक्टिव बनाने के लिए कहा गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको समझाऊं, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और उसकी हिंदी समझें, यानी कि सेंस को समझें। सेंटेंस आपके सामने, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर। फ्रेंड, जिस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आती है और उसमें हेल्पिंग नहीं होता, इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग और नहीं होता, वो दो ही टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो अकेली हो चाहे वो एस यस के साथ, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और अगर सेकंड फॉर्म है, राइट, हेल्पिंग नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्म है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और सिंपल है, डेट नहीं लग रहा है, सेकंड फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये समझ में आ गया। हिंदी करोगे तो इसमें या यही ए आई या ताथा विदाउट हैबिट की आवाज आएगी। तो देखिए, इसकी विद्यार्थियों ने उसका नाम लिया। नॉमिनेट का मतलब है उस किसी आदमी का नाम लेना कि भाई इस पद के लिए यह आदमी हमारे लिए अच्छा है। विद्यार्थियों ने उसके नाम को नॉमिनेट किया सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, उनका जो क्लब था उसका सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी पद के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राइट। अब आपको ये पैसिव बनाना है तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वॉज वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए इधर, तो देखिए स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम, तब हम बोलेंगे कि उसे, सुनो, उसे नॉमिनेट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ द, उसे नॉमिनेट किया गया। जैसा मैंने कहा वॉज वर्ब आएगा, तो देखिए ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स, ही सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रहा है। सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड वॉज बाय, ये कोई पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब इररिलेवेंट, बेतुका सेंटेंस है, ऊंधा सूंधा लिखा है जिसके हम कह बात, हम सीधी भाषा में कहें तो ही नॉमिनेटिंग आईएनजी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसिव में जैसा मैंने कहा टेंस कोई भी हो, लेकिन पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो आंसर इसका देखो, स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम, तो उसे नॉमिनेट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ द, तो ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। वी हैड टू काउंट द मनी, हमें पैसा गिनना पड़ा। अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हेड टू क्या है। हेड टू एक फ्रेज है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हेड टू आता है उसकी हिंदी करोगे तो पढ़ा, पढ़ी और पढ़े की आवाज आएगी और उसमें दबाव होगा। देखिए, वी हैड टू काउंट द मनी, हमें पैसा गिनना पड़ा, इसलिए कि सामने वाले ने जो पैसा दिया उस पर डाउट था कि इतना सारा पैसा है, मान लो कोई मकान की रजिस्ट्री कराइए, कुछ अमाउंट मतलब जो है ना, उसने कैश दिया है और उस पर डाउट है आपको कि भाई हमें पैसा गिनना पड़ा। क्लियर? अब पैसे बनाने के लिए कहा गया है। अब देखिए, पहले तो हेड टू का नॉलेज होना चाहिए, फिर मेरा एक टॉपिक है फ्रेजेस के नाम से, फुल कोर्स में मेरा जो फुल कोर्स है उसमें एक टॉपिक का नाम है फ्रेजेस, उसमें मैंने हैव टू, हैज टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, यूज टू पे बात। क्लियर? तो देखिए, अगर हैड टू आता है और इसका पैसेज बनाना होता है तो इसमें बी जुड़ जाता है। अगर इतना भी ध्यान है तो हैड टू बी इन चार में से जहां दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना। अगर आपका बेस क्लियर है तो इन चार को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो ये हेड टू देखो, बी वाला देख लो, इसमें कहीं नहीं आ रहा है हेड टू, इधर हेड आ रहा है, टू नहीं आ रहा है, इधर देखो वॉज आ रहा है, हेड टू भी है। मतलब ना हिंदी पढ़ने की जरूरत है, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में हो और आपका बेस क्लियर है, आप सीधा टिक करेंगे, मनी हैड टू बी काउंटेड, पैसे को गिना जाना पड़ा, रिवर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं, देवर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, खिलाड़ी कोई मैदान में इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, तो देवर कैरिंग है,
है ना, उसे बाहर ले जाया जा रहा था फील्ड। तो हम ये कहेंगे, देखिए अब ये वर्क कैरिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का जब पैसिव बनाया जाता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगता है। अगर आपको ये मालूम है तो इन चार में जहां आपको बीइंग दिख रहा है, राइट, वॉज वर्ब के बाद, वही आंसर है इसका। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर बीइंग, देखो बीइंग ये आ रहा है, है ना। अब इसको वर्क कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, पास्ट कंटिन्यूअस का है और हमें इसको पैसेज में बनाना है। द इंजर्ड द प्लेयर वॉज कैरिड, ये इररिलेवेंट है। द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड, हैड बीन आएगा नहीं, इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरिंग आएगा नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको इतना भी मालूम है ये पास्ट कंटिन्यूअस का और बीइंग है, तो आप आंसर सीधा बीइंग पे टिक करिए, चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिस विल बी पॉसिबल ओनली जब आपका बेस बहुत अच्छा है। फिर क्योंकि हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें बीइंग जुड़ेगा, चार ऑप्शन में बीइंग वाला एक ही है, बात ही खत्म हो गई। केवल आप बीइंग देख के मतलब टिक कर सकते हैं और आपका आंसर सही जाएगा। तो दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड बाय देम ऑफ द फील्ड। ये देखिए, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड, बाय देम नहीं लगाया क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, राइट। अब ये लोग दे लगा रहे हैं, पर पैसेज में कहते हैं बाय देम नहीं लगाना है, क्योंकि बाय देम बोलने से किसी के मतलब जो उन लोगों के चेहरे नहीं आ रहे, उनके नाम नहीं आ रहे। एनीवे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की नॉलेज है आपको, और ये भी पता है कि बीइंग लगेगा तो जिसमें बीइंग है खत्म करो। अब यहाँ चाहे दे वर आ रहा है, अब यहाँ आ रहा है दैट इंजर्ड प्लेयर वॉज, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर है वो एक है। जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो फिर हेल्पिंग ऑफ प्लेयर के हिसाब से लग रहा है। यही वजह है कि वर का वॉज हो गया, बीइंग लगा दिया, आंसर आपके सामने है। फ्रेंड्स, द एप्लीकेशंस वर सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेज दी गई। वॉज और वर के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है, राइट, दो केस हैं। अगर वो थर्ड फॉर्म वर्ब है तो पैसिव सेंटेंस है, और अगर वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रूप धारण किए हुए, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो फिर वो सेंटेंस, मेरा जो टॉपिक है विदाउट टेंस उसका है, यानी वो सेंटेंस एक्टिव है। लेकिन अभी हम एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वॉजवर के बाद जो ये थर्ड फॉर्म आ रही है ये वर्ब है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस। अब आपको एक्टिव बनाने के लिए कहा गया है ना। द एप्लीकेशंस वर सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय द, एप्लीकेशन भेज दी गई रजिस्ट्रार को स्टूडेंट के द्वारा। अब हम बोलेंगे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भेज दी रजिस्ट्रार को, तो स्टूडेंट ने भेज दी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ये देखिए, स्टूडेंट सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, ये बाय द स्टूडेंट आएगा नहीं, द स्टूडेंट वॉज आएगा नहीं, द स्टूडेंट सेंडेड, सेंडेड होता ही नहीं, सेंट होती है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म। सीधा आंसर पे आइए। फ्रेंड्स, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन किया है, मेरे पास एक 40 साल का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं दे आर फुली सेटिस्फाइड विथ माई फुल कोर्स, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पहले बेस बनाने पे जोर दिया है, खूब लंबी प्रैक्टिस कराई है, हर टेंस को अपने अंदाज में पढ़ाया है, क्योंकि मैं पढ़ाने में मेरी आइडियोलॉजी यूज करता हूँ और सिंपलेस्ट वे में पढ़ाता हूँ। जिन लोगों ने भी कोर्स लिया है दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, whom were you taught grammar by, अब देखिए बाय पीछे लिख दिया तो स्टूडेंट पहली बात तो इसकी हिंदी नहीं कर पाता। अगेन आई विल एडवाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द सेंटेंस, वट एवर द क्वेश्चन इज बिफोर यू इन द पेपर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, आप उसको पढ़ें ध्यान से, फिर उसकी हिंदी समझें। सेकंड, आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है कि करना क्या है, चेंज इनटू एक्टिव, इसका एक्टिव बनाना है, इस पे ध्यान देना है। तो देखिए, होम वर यू टॉट ग्रामर बाय, अब बाय को यहाँ लगा के देखें तो आपको हिंदी जल्दी समझ में आएगी। बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, है ना। तुम्हें किसके द्वारा ग्रामर पढ़ाई गई, पैसिव सेंटेंस से पढ़ाई गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब सेंस नहीं बदलना है, तुमको ग्रामर किसने पढ़ाई, हु के साथ डिड नहीं आता है, सेकंड फॉर्म आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
तो तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई? हु टॉट यू ग्रामर? यू वर टॉट कोई मतलब ही नहीं है। हुम, डिड यू, डिड आएगा नहीं। टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। इसका जब आप एक्टिव बनाओगे ये वर्ड वर हट जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। देखिए, और सेंस लगा दें। हुम, सॉरी बाय को मैं यहाँ ला रहा हूँ, बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर? किसके द्वारा तुम्हें ग्रामर पढ़ाई गई, यानी तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई? हु टॉट यू ग्रामर? आंसर आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द थिसल्स। कटीली झाड़ियों को बोलते हैं थिसल्स। ये देखिए, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स, कटीली झाड़ियों में से हर आदमी अंगूर नहीं पा सकता है। ठीक है, सकता आ रहा है। अब ये मॉडल्स हैं कहने को, एक राइट। तो ये जो कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, शुड होते हैं, इनका जब पैसिव बनाया जाता है तो इनमें बी जोड़ दिया जाता है। बनाना हमें पैसिव है। तो देखिए, कैन नॉट के बाद बी दिख रहा है तो फिर सीधा उस पर आंसर टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रेप्स कुड नॉट, कुड आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कैन है। ठीक है ना। थिसल्स कैन नॉट बी, यहाँ कैन नॉट आ रहा है, कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम द थॉर्न्स, राइट। ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि बात ग्रेप्स की चल रही है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ग्रेप्स है। देखिए, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम द थिसल्स, थिसल्स कुड नॉट बी, कुड आएगा नहीं, तो आपका आंसर है थर्ड। ग्रेप्स कैन नॉट बी, कैन नॉट आ गया, बी वाला आप सेलेक्ट करें, थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंस लगाना जरूरी है। इस तरह से हम इसके सेंटेंस पे पहुंचे, राइट। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव टू पैसिव। द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेज पे अच्छी नॉलेज है तो मैं कहता हूँ यहाँ सबसे पहले नजर डालें। इस बिल्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसका पैसिव बनाओगे, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसके हेल्पिंग और में बीइंग लगेगा। अब द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट एक है इसलिए इज का एज ही रहेगा। अपार्टमेंट्स होता तो आर हो जाता है, राइट। अब आपको करना क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना है, इसके हेल्प में बीइंग लगेगा। अब आप क्या करें, अपार्टमेंट सिंगुलर, जहां इज बीइंग दिख रहा है वही आंसर है। तो देखिए, है ना, ऑल इज सॉरी, अपार्टमेंट वॉज, ये प्रेजेंट में गलत है, वॉज गलत है, ठीक है ना, शुड गलत है, ये देख रहे हैं आप, इज बीइंग थर्ड। सीधा आप आंसर पे आ सकते हैं। बट इट विल बी वेरी मच पॉसिबल ओनली देन यू हैव गुड परफेक्शन ऑन ट्रांसलेशन। समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशन रॉन्ग। उन्होंने उनकी सारी कैलकुलेशन को रॉन्ग कर दिया है। अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और परफेक्ट जो टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इनके जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो इनके हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ना पड़ता है, BEEN। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके भी चलते हैं तो जो हैव बीन का सेंटेंस है वो इसका आंसर। देखिए, इसमें आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, ठीक है, इसमें हैड बीन आ रहा है, वैसे ही मालूम पड़ रहा है तीनों ही नहीं। तो केवल इतना भी रिलेट कर जाते हैं कि हैव आ रहा है तो हैव बीन इज आंसर, ऑल इज कैलकुलेशन हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ माइंड में तो फिर मतलब जो क्वेश्चन पढ़ने को जरूरत ही नहीं, बस इतना सा देखना है कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस का है। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव की, तो यहाँ पे सेंटेंस की हिंदी विंदी करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, राइट। हैव को देखा, हैव बीन वाला आ जाएगा, ऑल इज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। बस ये मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट जो टेंस होता है तीनों में से कोई भी, उसके सेंटेंस का जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बीन जुड़ेगा। तो आपने लगा दिया, ऑल इज कैलकुलेशन हैव बीन। नेक्स्ट देखिए, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। लापरवाही की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। आर कॉज्ड, अब ये देखिए आर और कॉज्ड आ रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है, आपको क्या बनाना है, एक्टिव। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही, ठीक है, एक्सीडेंट्स कराती है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका एक्टिव बनाओगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि नेग्लिजेंस, ठीक है ना, कारण बनती है ना, अधिकतर दुर्घटनाओं का। लापरवाही है, गैप नहीं रखते हैं, या जल्दी में ओवरटेक होती है, या ओवर स्पीड में होता है वाहन, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, अब है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो है जाएगा नहीं, ठीक है। नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। नेग्लिजेंस कॉजिंग बेतुका सेंटेंस है। नेग्लिजेंस इज कॉजेज
बेतुका सेंटेंस, यानी आंसर आपका ये है। क्लियर? अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। देखो नेग्लिजेंस कॉजेज, कॉजेज में एस क्यों लग रहा है, क्योंकि जो नेग्लिजेंस है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस सिंपल होता है और उसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस का यूज किया। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट चलती है। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। डू यू नो हर? ठीक है, क्या आप उसे जानते हो? अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, राइट? अब इसका पैसिव बनाना है हमें, इनटू पैसिव कह रहे हैं, तो एक तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस है डू यू नो हिम कौन सा टेंस है। अब इसका पैसिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेंगे। इसके अलावा अब एक चीज खास आपको नॉलेज में होनी चाहिए, खास करके वो सेंटेंस जिसमें नो आता है। फ्रेंड्स याद रखो, जिस सेंटेंस में नो शब्द आ रहा है KNOW, इसका जब पैसिव बनाओगे तो जब हम जहां बाय यूज करते हैं वहां टू यूज करते हैं। तो देखिए डू यू नो हर, तो इज शी नोन टू यू, टू आ रहा है, देखो बाय नहीं आएगा, राइट? आर लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, डज लगेगा नहीं, क्योंकि है ना हर सिंगुलर है, तो इसका आंसर है इज शी नोन टू यू, कि क्या वो तुम्हारे द्वारा जानी जाती है, क्या वो तुमसे परिचित। फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस पिछले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए डिफरेंट ईयर्स में एक्टिव पैसिव को लेकर। अब ध्यान से सुने, मैंने बता दिया कि ये एक्टिव है, इसका पैसिव ऐसे बनाना है, ये पैसिव है, इसका एक्टिव ऐसे बनाना है। क्या आपको ये लगता है कि यही सेंटेंस कभी एग्जाम में रिपीट होंगे सारे? नहीं। तो फिर करना क्या है? मेरा जो इन वीडियोस को लाने का मकसद है वो ये नहीं बताना है कि इन जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको ऐसे अटेम्प्ट करना है, नहीं। मैं आपके माइंड में एक बात डालना चाहता हूं कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर आप इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले बेस बनाइए, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं, बट आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, द लॉन्ग पीरियड हैज पास, राइट? क्या था, हर चीज को समझा और हर टेंस को अपने अंदाज में पढ़ाया, मैं बुक्स को हाथ नहीं लगाता। आप मेरा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे देख सकते हैं। पहला टेंस अगर आपने अच्छी तरह सुन लिया मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने अपना विजन यूज किया है और बिल्कुल अलग तरह से हर चीज को डिजाइन किया है और सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। और इवन ऑनलाइन एक लंबी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैं पढ़ा के नहीं छोड़ता, उसके ऊपर एक लंबी प्रैक्टिस कराता हूँ। और आप ध्यान में रखें, प्रैक्टिस नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स बिना समय गंवाए फुल कोर्स की तरफ जाएं। और अगर मेरे कोर्स की बात करता हूं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कोर्स आपकी इंग्लिश की समस्या दूर कर देगा। ठीक है, इंग्लिश कैसे सीखनी है डिसाइड आपको करना है। जय हिंद।